हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ थर्ड। ये एनसीईआरटी की बुक है और ये आपके सामने आपके चैप्टर्स हैं, कंटेंट्स आप देख सकते हैं। और इसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया गया फॉर नोट फॉर टीचर। पहला यूनिट है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सर्कुलिज्म, भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्ष क्या है, इसके बारे में आपको दो चैप्टर पढ़ने हैं। और फिर पार्लियामेंट है, जस्टिफिकेशन है, और ये सब मिला के पूरा आपका 5 यूनिट है। और इसमें हम पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में आपको मैं अच्छे से एक एक टॉपिक इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेन करूँगा। एक एक टॉपिक पे अच्छे से डिस्कशन होगी। उसके बाद मैं एक्सरसाइज भी आपका सॉल्व करवाऊँगा। और आप हमारे चैनल पे आपको लगभग 6 से लेकर 12वीं तक की सारी एनसीईआरटी कोशिश यही रहेगी कि 6 महीने में, आने वाले 6 महीने में कंप्लीट कर दिया जाए। फुल एक्सप्लेन वीडियो होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर, जो आपका पहला चैप्टर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान पे हम पहला चैप्टर है जो आपके पेज नंबर 2 पे है, तो इसको देख लेते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग सर्कुलिज्म करेंगे। आपके स्क्रीन पे एक फ़ोटो दिया होगा, आपको इसको देख रहे होंगे। ये हमारे संविधान सभा जब तैयार हुई थी, संविधान सभा के सारे मेंबर्स हैं आपके सामने। और ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो पब्लिक्स की गई थी जब संविधान लिखा जा रहा था, उस समय की ये फ़ोटो है। इसके बाद नेक्स्ट टीचर चीज़ पे आते हैं। और इस पेज में कुछ खास नहीं है, टीचर्स के लिए लिखा गया है। तो चलिए अगले पेज पे जाते हैं। और यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे समझेंगे। उसके समझ लिए कि आपके पास एक एग्जांपल दिया गया है कि जैसे मान लीजिए कि एक फ़ुटबॉल गेम का यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है। अगर आपको रूल रेगुलेशन पता ना हो तो आप फुटबॉल खेलेंगे तो अब सारे प्लेयर अपने अपने अंदाज से खेलेंगे, तो अलग अलग डायरेक्शन में प्ले करेंगे, अलग अलग रूल रेगुलेशन अपने हिसाब से प्लेयर्स बनाएंगे। तो ये एक सीक्वेंस नहीं होगा, अच्छा गेम को ये परफॉर्म करने का अच्छा तरीका नहीं होगा। इसीलिए फ़ुटबॉल खेलने का एक नियम बनाया गया, उस नियम के अंतराल ये आप खेल सकते हैं फ़ुटबॉल। वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये ओवरऑल ये समझाने की कोशिश यही की जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है उसको हम एक अच्छे नियम और रूल और रेगुलेशन में अगर रखें तभी वो अच्छा संविधान बनता है। उसे फॉलो करना, उसे लागू करवाना भी एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है गवर्नमेंट के लिए। अगर जिस देश में इसको अच्छे से फॉलो किया जाता है, इसका रिस्पेक्ट किया जाता है, रूल और रेगुलेशन को अच्छे से फॉलो किया जाता है, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सम्मान दिया जाता है, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी बहुत अच्छी होती है। और ये चीज़ इसमें दिखाया गया है। इसमें पूरे पेज में आपको बस यही गेम के बारे में बताया जाएगा कि गेम का रूल क्या होता है। गेम जैसे मान लीजिए गेम एग्जांपल लिया गया आपके लिए फ़ुटबॉल का, कि फ़ुटबॉल का गेम का रूल अगर नहीं पता हो तो आप अच्छे से खेल नहीं सकते हैं, आप अपने हिसाब से नियम नहीं बना सकते हैं, आपको एक कमेटी बनानी पड़ेगी और कमेटी इस पे फैसला ली है और ये रूल पूरे रेगुलेशन पूरे दुनिया को मानना होगा, तब जाके ये गेम बना है। इसी तरह संविधान भी बनता है। यही चीज़ आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे आप एक लाइन देख सकते हैं कि द रिटन डॉक्यूमेंट्स इन विच वी फाइंड सच एज रूल इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यहाँ पे एक लाइन समझाने की कोशिश यही की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा चीज़ है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन एक यहाँ पे लिखा गया, आप देख लीजिए कि द ए रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल इज़ कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन। एक ऐसा लिखा हुआ दस्तावेज जिसमें नियम और कानून को अगर हम पाते हैं तो उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा नेक्स्ट पेज पे। और ये आपका नेक्स्ट पेज है, यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। अब तक इससे पीछे का छोटा मोटा डिस्कशन था, वो कोई मामूली चीज़, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से स्टार्ट करता है। वाई डज़ ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, आखिर क्यों एक कंट्री को संविधान की ज़रूरत होती है, इस चीज़ पे यहाँ पे डिस्कशन करने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इन 1934 द इंडियन कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। 1934 में इंडियन कांग्रेस जो 4885 में का पार्टी, जो गवर्नमेंट ने पार्टी लोगों ने मिलकर बनाया था यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों ने, तो उनकी पार्टी जो थी नेशनल कांग्रेस, वो 1934 में इस बार संविधान सभा की मांग करती है। और उसके बाद ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दिस एसोसिएशन फॉर इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन वेलिंग
फाउंड ओनली ऑन द इंडियन स्किन डोमेट्री एंड वॉज कवर्ड इन द 1946। और इसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी होता है इसी के बीच में। तो फिर इसके बाद दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। द फोटो ऑन द पेज 2 शो सम मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और ये आपके सामने एक फ़ोटो दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उस वक्त की, जब संविधान लिखा जा रहा था। और ये नेहरू जी हैं जो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे, वो यहाँ पे भाषण दे रहे हैं। और ये सारे मेंबर्स बैठे हुए हैं और संविधान सभा पे यहाँ पे बैठी हुई है और यहाँ पे चर्चा हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन के नियम और रूल रेगुलेशन बनाने के बारे में। ये चीज़ यहाँ पे देखी गई है बिटवीन 1946 नवंबर 1949। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि संविधान जो था वो 2 साल 11 महीने 18 दिन में बन के तैयार हुआ था। इसीलिए तैयार होने में लगभग इंडियन गवर्नमेंट का 64 लाख और 96,729 रुपीज़ लगा था संविधान को लिखने में। और ये 1946 दिसंबर से स्टार्ट होकर नवंबर 1949 तक ये असेंबली ने कार्य किया था। उसके बाद संविधान को सौंपा गया था देश को। फ्री टू द शिप इन द डेंसिटी एथलीट्स आफ्टर 150 years of British rule, member of the Constitution Assembly appears to task which great ideals and freedom struggle help produce। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट अधीन में हम लोग थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन में भारत था उस वक्त। 150 सालों से जो ब्रिटिश रूल और रेगुलेशन चल रहा था उसको यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि उसके बाद जब इंडियन डिपेंडेंसी आई भारत में, तो फिर भारत को कैसे संविधान की ज़रूरत पड़ी। और उस पर यहाँ पे मेंबर्स लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा द फोटो एसोसिएटेड विद फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेहरू एसोसिएटेड विद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और ये असेंबली का ये फ़ोटो है उस वक्त का, मैंने आपको दिखाई दिया। इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। टुडे मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैव कॉन्स्टिट्यूशन। आजकल के दौरान दुनिया में सबसे ज़्यादा देशों के पास संविधान है। ओवरऑल अब ये कह सकते हैं कि हर एक देश के पास अपना एक संविधान होता है। और ये इसको क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। और हमारा टॉपिक यही है कि वाई डज़ ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर किसी भी देश राष्ट्र को चलने के लिए संविधान की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, वही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, विल्स ऑल डेमोक्रेसी कंट्री लाइक हैव द कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं दुनिया में उनके पास संविधान है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्री हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी। ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी देश हैं इस दुनिया में, लगभग 194 कंट्रीज़ हैं, 95 भी हो सकते हैं। तो यूएनओ के शायद 2 सदस्य नहीं हैं। तो ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं कि दुनिया में जितने भी देश हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर सबके पास संविधान है तो वो डेमोक्रेसी ही होगा। मतलब ये है कि जितने भी देश हैं इस दुनिया में, सबके पास एक ना तो कोई संविधान होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिस देश के पास अगर संविधान है तो वो डेमोक्रेसी है, वो लोकतांत्रिक है। ये ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ आगे आपको मिल जाएगा अगले टॉपिक में। तो ये याद करने वाली चीज़ यही है कि जिस देश के पास अगर संविधान है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो डेमोक्रेसी है। तो आगे देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल पर्पज़। और एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो संविधान को कई पर्पज़ के, कई प्रकार के नियमों और कॉम्प्लेक्स टाइप के नियमों से बना हुआ होता है। तो इसको सरल भाषा में भी लिखने की ज़रूरत होती है, वही चीज़ बताया गया इसमें। फर्स्ट इज़ लेड आउट सर्टेन आइडिया। पहले इसके बारे में सोचा जाता है, संविधान लिखने से पहले संविधान के बारे में सोचा जाता है कि क्या नियम, रूल और रेगुलेशन इसमें बनाया जाएगा। दैट फ्रॉम द बेस ऑफ द काइंड ऑफ द कंट्री एंड विच सिटीजन एस्पिरेंट टू लिव इन। उस कंट्री का जो बेस होता है उसको ध्यान में रखते हुए कंट्रीज़ के अंदर जो सिटीज़न है, जो नागरिक हैं, उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, उनके फ्रीडम्स को ध्यान में रखते हुए रूल रेगुलेशन बनाया जाता है संविधान के लिए। पुट अनदर वे, ए कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट ए फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी बताता है कि जिस सोसाइटी का वो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो हमें ये भी बताता है कि उस कंट्री में, उस सोसाइटी में कैसे कैसे लोग रहते हैं, उनकी सोच और उनके आइडियाज़ और उनके डेवलपमेंट्स, थिंकिंग्स क्या क्या हैं,
वो चीज़ हम कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से भी जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ए कंट्री इज़ यूजली मेड अप ऑफ different community of people who share their certain benefit but not necessarily agree for all issues। अब जैसे मान लीजिए कि एक कंट्री है, उसमें कई प्रकार के कई समुदाय के लोग रहते होंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे समुदाय के लोग एक टॉपिक पे या एक रूल और रेगुलेशन को पूरा मानते हों। जैसे इंडिया में तो कुछ नियम कानून अगर हिंदुओं के लिए बन रहा है तो मुस्लिम लोगों को कुछ विरोध कर सकते हैं, और अगर मुस्लिम के लिए कुछ नियम बन रहा है तो हिंदू लोग कुछ विरोध करते हैं। तो अपने अपने हिसाब से वो कमेटी अपने अपने हिसाब से इस पर अपना राय रखती है, अपना आइडियाज़ देती है, और इन दोनों जब दोनों कमेटी सहमत होती है तभी संविधान में रूल और रेगुलेशन बनाया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि ज़रूरी नहीं है कि एक कंट्री में एक ही समुदाय रहता हो, अलग अलग समुदाय भी रहते हैं, तो उन सब के इशू पे ध्यान दिया जाता है, उसके बाद ही रूल रेगुलेशन बनाया जाता है। A constitution helps us a several set of rule and principle that are all person in country can agree up of the basis of the way in which they want to country to be governed। किसी भी कंट्री को चलाने के लिए जो नियम कानून बनाया जाता है उस पर यह ज़रूरी होता है कि उस देश में रहने वाले, उस सोसाइटी में रहने वाले हर एक नागरिक को उस पर एग्री होना चाहिए, तभी वो रूल रेगुलेशन फॉलो होता है, तभी वो संविधान बनाया जाता है। उसके बाद देखने को मिल जाएगा दिस इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एग्री फॉर सर्टेन आइडिया दैट दे आर बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। और यहाँ पे सिर्फ आपको यही नहीं देखने को मिल जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्नमेंट कैसे रन की जाती है, और गवर्नमेंट के पास भी कुछ नियम और उन्हें भी कुछ पावर दिया जाता है ताकि वो नागरिकों को क्राइम की तरफ बढ़ने से कंट्रोल कर सकें, वो कंट्री को आगे बढ़ा सकें। कुछ लोगों का यहाँ पे एक्शन भी गवर्नमेंट ले सकती है, तो ये पावर जो होती हैं वो गवर्नमेंट को दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और आपका ये नेक्स्ट पेज है, आपके सामने ये दो पिक्चर्स होंगे, ये नेपाल के प्रोटेस्ट की पिक्चर है। यहाँ पे लोग जो है वो धरना दे रहे हैं और यहाँ पे डेमोक्रेसी की मांग की जा रही है। एक हिसाब से इनके पास ये राइट्स हैं कि ये डेमोक्रेसी चाहते हैं देश में। और यहाँ पे कैसे कैसे ये मतलब सीन होता है, इसको यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे फर्स्ट फिगर में जो ये लड़का फ्लैग लिया हुआ है हाथ में, इसके पैराग्राफ को पहले समझते हैं, उसके बाद नेक्स्ट फ़ोटो के बारे में समझेंगे। द कंट्री ऑफ नेपाल हैज़ सेवरल पीपल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई लोगों ने मिलकर संघर्ष किया है, तब जाके नेपाल में डेमोक्रेसी आया। देयर वॉज ए पीपल स्ट्रगल इन 1990। यहाँ पे 1990 के दशक से ही यहाँ पे संविधान लोकतांत्रिक के लिए लोगों ने संघर्ष करना स्टार्ट कर दिया था फ्रीडम के लिए। डेमोक्रेसी दैट इस्टेब्लिश 12 ईयर अंटिल 2002। और यहाँ पे 12 साल के उनके संघर्षों के बाद 2002 में डेमोक्रेसी नेपाल में आया। इन अक्टूबर 2002 किंग ज्ञानेंद्र cities made was upstanding for the countryside as the reason then big over the differences by the government on the which the army associated. The king then family took over as the head of the government in 2005। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो किंग वहाँ के जो राजा थे ज्ञानेंद्र, और उनके यहाँ पे मतलब जब डेमोक्रेसी आई थी तो लास्ट किंग वही थे, तो लोगों ने उनके खिलाफ़ प्रोटेस्ट किया, वो डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे, और बाद में राजा को इसके सामने झुकना पड़ा, और 2005 में उसने गवर्नमेंट की मतलब कुछ संविधान बनाने का इनका नियम और रूल रेगुलेशन बनाया गया, जिसके अंतर्गत ये तय किया गया कि राजा इसी के अधीन काम करेगा। लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से अभी डेमोक्रेसी नहीं आई थी। यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा द किंग देन फाइनली टुक ओवर ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन फरवरी 2005 में राजा ने अपने आप को सर्वोपरि हेड गवर्नमेंट का घोषित कर दिया। फिर भी लोगों को कई प्रकार के जो उनके इच्छा और उनके फंडामेंटल राइट्स से सार्वजनिक सुविधाएं उनको दी जा रही थी, जिसके वजह से थोड़ा कम विरोध हुआ, लेकिन विरोध कहीं कहीं जारी था। इन नवंबर 2005 में नवंबर के महीने में पॉलिटिकल पार्टी the agreement signed to the large public in ambition for return to democracy and peace in 2006. The people move for democracy began the gaining the initial force।
वहाँ पे 1 साल के बाद ही लगभग 2006 में लोगों ने प्रोटेस्ट दोबारा किया और उन्होंने पूर्ण तरह से लोकतांत्रिक देश बनाने का निर्णय किया और बाद में सत्ता को किंग को यहाँ पे झुकना पड़ा और 2006 में पूरी तरह से गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेसी में बदल गई। इससे पहले मोनार्ची गवर्नमेंट थी, राजतंत्र। अब पूरी तरह से लोगों ने इसको डेमोक्रेसी में बदल दिया। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। फिर वहाँ पे द किंग वॉज मेड ऑफ 2006 किंग रीड द थर्ड पार्लियामेंट आस्क्ड द पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म गवर्नमेंट। इन 2008 नेपाल बिकम ए डेमोक्रेसी आफ्टर मोनार्ची। यहाँ पे अब ये कह सकते हैं कि 1990 से तो संघर्ष स्टार्ट हुआ, लेकिन 1990 के बाद 12 साल के बाद फिर गवर्नमेंट ने इस पे थोड़ा मोड़ा ध्यान दिया। वहाँ के राजाओं ने थोड़ा डेमोक्रेसी को आने की इजाज़त दी, लेकिन पूरी तरह से नहीं आया। लेकिन पूरी तरह से नेपाल को डेमोक्रेसी कहने के लिए जो पहला चुनाव जो हुआ कि पूरी तरह से जो लोकतांत्रिक चुनाव हुआ 2018 में हुआ। नेपाल बिकम ए डेमोक्रेसी आफ्टर मोनार्ची। वहाँ की जो राजतंत्र शासन था उसको ख़त्म करके 2008 में पूर्णतः लोकतंत्र में नेपाल को बदल दिया गया। द एबव फोटो सीन पीपुल मूवमेंट फॉर द डेमोक्रेसी 2006। ये 2006 की फ़ोटो है आपके सामने, जो पूर्ण लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए लोग यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ के मोनार्ची गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, वहाँ के राजतंत्र राजाओं के ख़िलाफ़। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पे धरने की फ़ोटो है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ता है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय द थ्रो टू सिचुएशन इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल, ए कंट्री दैट बाउंड्री इंडिया ऑन द नॉर्थ। यहाँ पे नॉर्थ साइड में जो इंडिया के बाउंड्री को शेयर करता है नेपाल, और इसके बीच में जो आपको ये दो फिगर जो दिखाई दे रहे हैं ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का इतिहास क्या है, वहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। अनटिल रिसेंटली नेपाल वॉज ए मोनार्ची। इससे पहले नेपाल जो था वो राजतंत्र था, वहाँ पे राजाओं का शासन रहता था। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल, इससे पहले का जो संविधान था नेपाल का, विच हैज़ बीन एडॉप्ट इन 1990, जो कि 1990 में वहाँ का जो संविधान था उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। रिफ्लेक्टेड दैट द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी विथ द किंग, वो जो था पूरे राजा के अधीन में था। वहाँ के मतलब ये कह सकते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो था वहाँ का, जो नेपाल का 1990 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का, वो राजा के अधीन में ही था। जो राजा कहता था वही वो संविधान के अकॉर्डिंग चलता था। तो एक हिसाब से यही समझ सकते हैं कि उस समय भी यहाँ पे राजतंत्र ही था। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि ए पीपुल मूवमेंट इन नेपाल फॉर सेवरल डिकेंस ऑफ टू एब्लिस्टिव डेमोक्रेसी इन 2006 में अपने कई नियमों को, अपने कई संवैधानिक अधिकारों को मांग करने के लिए लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसका फ़ोटो आपको देखने को ऊपर दिखाया गया। दे फाइनली सजेस्ट इन पुटिंग एन इन द पावर ऑफ द किंग, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से राजा का जो शक्ति है उसको ख़त्म कर दिया जाए। The reason that they did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflected the idea of the country that want to Nepal to be, and they have the fourth nation. इसका पीछे का कारण ये है राजा का बहिष्कार करने का कि उनको ये लगता है कि जब तक यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो विकास नेपाल का नहीं हो पाएगा, इस तरह लोगों को सुख शांति से और कंट्री का विकास नहीं हो सकता है और लोगों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा। इस कारण से वो राजा को पद से हटाना चाहते हैं, वहाँ पर लोकतांत्रिक देश की स्थापना करना चाहते हैं। उनको आशा ये है कि कंट्री डेवलप करेगी, कंट्री में सबको अच्छे अच्छे अधिकार मिलेंगे, सब अपने अपने अधिकारों के अधीन में खुशी से रह पाएंगे। तो वो चीज़ फ्रीडम के लिए यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। The second important purpose of the constitution is to be define the nature of the country political system. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दूसरी तरफ से ये कह सकते हैं दूसरे पहलुओं में कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा दस्तावेज है जिसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि उस कम्युनिटी, उस कंट्री का पॉलिटिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, राजतंत्र जो वहाँ की राजनीति क्या है, वहाँ को समझने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रीफर करते हैं। तो यही कहा गया आपको। इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाया गया कि नेपाल अर्लीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेब्लिश ऑफ द कंट्री वाज रूल्ड बाय द किंग एंड इज काउंसिल ऑफ द मिनिस्ट्री।
इससे पहले का जो संविधान था एग्जाम्पल के तौर से आपको दिया जा रहा है कि राजा और उसके मंत्रियों के द्वारा चलाया जाता था। इन कंट्री दैट हैव अडॉप्ट ए डेमोक्रेसी फ्रॉम, और जब यहाँ पे लोकतांत्रिक देश आया, लोकतांत्रिक सिस्टम आया, लोकतांत्रिक गवर्नमेंट आया, तो उसके बाद से फिर यहाँ पे कंट्री जो है वो लोगों के द्वारा चलाया जाने लगा। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया। और अभी इसको आपका ये 6 पेज आज कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे आगे अगला टॉपिक। अब तक के लिए इतना है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो का लगभग कल शाम तक नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी।